राजनीति, समाज, साहित्य, कानून, दर्शन, इनको पढ़े बिना कोई भी मुकम्मल नहीं होता। अगर टीचर के साथ आपको मजा आ रहा है तो सब्जेक्ट के साथ भी। तो कोच का काम क्या है? बच्चे में जो पोटेंशियल्स है ना, उनको बस एक्चुअलाइज करा ले। मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं PSIR ऑप्शनल के अनअकैडमी के स्टार एजुकेटर दीपक सर। दीपक सर पिछले 21 साल से GS और PSIR ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं। लगभग भारत के हर स्टेट के अंदर इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज पोस्टेड हैं। तो आज हम दीपक सर से मिलेंगे और बात करेंगे PSIR ऑप्शनल के विषय में और जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शनल है क्या। मैं वेलकम करता हूँ दीपक सर का। सर वेलकम। थैंक यू। सर PSIR ऑप्शनल पे बात करने से पहले मैं इस चर्चा का आरंभ इस प्रश्न से करना चाहूँगा कि UPSC की तैयारी में ऑप्शनल विषय का क्या महत्व है? UPSC की तैयारी में ऑप्शनल की भूमिका बहुत निर्णायक है, क्योंकि 1750 मार्क्स के मुख्य परीक्षा के पूरे योगदान में 500 अंक का ऑप्शनल है। तो तकरीबन 27% अगर अंकों के भारांश के वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 27% वैकल्पिक विषय वेटेज रखता है। और दूसरी बात यह है कि एक GS में एक सर्टेन लेवल के बाद, मेहनत के बाद भी उतने मार्क्स आते नहीं कुछ पेपर्स में। तो ऑप्शनल जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या होगी, आप प्रॉपर IAS बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो पहले भी जब 2 ऑप्शनल होते थे तब भी ऑप्शनल प्रॉपर IAS के बनने में बहुत उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आज भी किसी भी स्टूडेंट की रैंक और इसके साथ ही उसका कैडर, ये सब बातें अभी भी ऑप्शनल बहुत ही डिसाइडिंग वे में अपना एक रोल प्ले करता है। ओके सर, PSIR ऑप्शनल के बारे में कुछ बताइए एकदम बेसिक से कि ये ऑप्शनल एग्जैक्टली है क्या, इसके दोनों पेपर्स में हर खंड में किस किस चीज़ की हमको पढ़ाई करनी होती है, कि मतलब इस तरीके से बताइए कि एक बच्चा जो ये सोच रहा है कि मैं PSIR ऑप्शनल रखूं लेकिन उसे इस ऑप्शनल के विषय में कुछ पता नहीं है, तो उसको मालूम पड़े कि PSIR ऑप्शनल अक्सर है क्या। तो जो PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें राजनीति विज्ञान पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ना है। पहली बात तो ये है कि राजनीति विज्ञान राजनीति से और राज व्यवस्था से, पॉलिटिक्स से और पॉलिटी दोनों से क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि ये साइंस अगर है तो साइंस में आप कोई भी विषय बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं और साइंस में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पर कुछ कंक्लूजन्स क्या है, ड्रॉ किए जाते हैं। तो राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दरअसल हम राजनीति के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन एक छोटे से सेक्शन में पढ़ते हैं जिसको IGP कहा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो ऑप्शनल के पेपर 2 का एक पार्ट है। और पेपर 2 का दूसरा पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो किसी भी इंसान को अपने देश दुनिया के बारे में समझकर ही अपने जीवन को चलाना होता है। अगर हमसे दूर रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो गेहूं के दाम तो हमारे यहाँ भी बढ़ रहे हैं, और अगर हमास और इजराइल के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो हमारे यहाँ भी उसका असर तो हो ही रहा है। जहाज़ों को लूटा जा रहा है और तेल को आने में असुविधा पैदा हो रही है। तो हमारी ज़िंदगी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होती है, जुड़ी हुई है। और हमारे यहाँ भी नौकरियाँ जाने का खतरा है, क्योंकि अगर इस युद्ध की वजह से कोई भी संकट बड़ा होता है तो खाड़ी के देशों में बहुत से भारतीय हैं, 19 लाख भारतीय तो सऊदी अरब में ही हैं। तो आप एक ऐसे विषय को पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को, दूर की घटनाएं भी जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। तो राजनीति विज्ञान में एक तो राजनीति, आप घरेलू राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, जो आप पेपर 2 में पढ़ते हैं। और पेपर 2 इनफैक्ट इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन भी बहुत हद तक क्या है, उस जो GS में पढ़ते हैं वो कवर होता है। जो राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो पहला प्रश्न पत्र है
उसमें थिंकर और थ्योरीज कह पढ़ते हैं। और इनफैक्ट मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा कि पेपर 2 में हम कॉन्टेम्प्रोरी पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, और पेपर 1 में हम थ्योरीज और थिंकर्स को पढ़ते हैं और आईजीपी को पढ़ते हैं। थोड़ा इसके लिए मैं ये करेक्शन बच्चों से करना चाहूँगा। तो जो पहले पेपर का जो पहला हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं थिंकर्स और थॉट का एरिया, तो हमारी जो दुनिया है वो हमारी सोच पर चलती है, और सोच जो होती है वही हमारे एटीट्यूड को, बिहेवियर को क्या करती है, डिसाइड करती है। अगर हम महात्मा बुद्ध की सोच रखते हैं तो शायद युद्ध और हिंसा की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम कौटिल्य की सोच रखते हैं तो थोड़ा सा हम सठे साठ्यम समाचरित वाली भी पॉलिसी पर जा सकते हैं। प्लेटो अरस्तु को अगर हम पढ़ते हैं तो हम अपनी दुनिया, अपने इतिहास और पूरी मतलब एक विश्व और ब्रह्मांड के बारे में जो एक समझ है, राज्य के बारे में समझ है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर किसी भी एक्सपर्ट ने एक बच्चे का इंटरेस्ट जोड़ दिया सब्जेक्ट से, तो ये सही मायने में अरस्तु के अगर शब्दों को उधार लेकर कहूँ तो ये मास्टर साइंस है। मतलब साइंस में भी ये मास्टर साइंस है। और मेरा अपना मानना है वैभव जी की राजनीति, समाज, साहित्य, कानून, दर्शन, इनको पढ़े बिना कोई भी मुकम्मल नहीं होता। मानविकी के विषय को पढ़े बगैर आप इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, आप एमबीबीएस कर लीजिए, मेडिकल साइंस पढ़ लीजिए, लेकिन वो सारी चीजें तो इंसान की जिंदगी में ही लागू करनी है ना। तो अगर इतिहास नहीं पढ़ा, अगर राजनीति नहीं पढ़ी, अगर समाज नहीं समझा, अगर मनोविज्ञान नहीं समझा, दर्शन शास्त्र थोड़ी जानकारी नहीं रखी, तो यूपीएससी का सफर इस लिहाज से अगर ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और जीएस में तो सब कुछ पढ़ना है। जी सर, इसमें अभी आपने बहुत सारे थिंकर्स का नाम लिया, आपने सुकरात, अरस्तु, फिर उसके बाद आपने कौटिल्य को जोड़ा, महात्मा बुद्ध को जोड़ा। एक भ्रांति है स्टूडेंट्स के बीच में कि पीएसआई और ऑप्शनल के अंदर बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है, और वो थिंकर्स के थॉट एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं, तो उससे काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उनके अंदर, जो उनको लगता है कि उनको एग्ज़ाम हॉल में परेशान करेगा, जिसके कारण उनके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। तो क्या ये वाकई में होता है या फिर एक ये भ्रांति ही है? इसमें मैं इस बात को मतलब एक सामान्य परसेप्शन ये है, लेकिन अगर पढ़ने का तरीका हमारा सही है तो जो थिंकर्स के थॉट्स को लेकर जो एक बहुत असमंजस या क्लैरिटी नहीं होती है, वो समस्या सामना करने से स्टूडेंट्स बच सकते हैं। और इसको आप ऐसे समझें कि किसी भी थिंकर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसकी जो थिंकिंग से जुड़ी हुई जो फिलॉसफी है, उसकी प्रॉब्लम को क्या है समझें। जैसे प्लेटो की क्या प्रॉब्लम थी, एरिस्टोटल की क्या प्रॉब्लम थी, अगर हम ये प्रॉब्लम जानते हैं कि आदमी अच्छा क्यों बने, ये प्लेटो की क्या है प्रॉब्लम थी, अच्छा होता क्या है, अच्छा समाज कैसे होता है। अरस्तु की जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी, या जस्टिस को लेकर जो प्लेटो की प्रॉब्लम थी, तो वो एक तो है कि थिंकर्स को पढ़ना आसान हो जाएगा, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि हम थिंकर्स को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज भी उनके बहुत से ऐसे थॉट्स हैं जो बहुत रिलेवेंट हैं, जिनकी बहुत यूटिलिटी है। तो हम प्लेटो को जो 2500-3000 साल पहले जो बात कह के गए, अरस्तु जो बात कह कर गए, या महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही, या कुछ साल पहले हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने जो बातें कही, हम उनको इस समय क्यों पढ़ें? क्योंकि वे बातें आज भी रिलेवेंट हैं, और मानव जीवन की जो समस्याएं हैं उनका कलेवर भले ही बदलता हो, लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो शाश्वत हैं। जैसे न्याय की समस्या, लोकतंत्र से जुड़े हुए मुद्दे, जीवन में अच्छाई क्या है इसकी समस्या, तो जो थिंकर्स हैं वो हमें यही बताते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो जिन समस्याओं को लेकर थिंकर सोच रहे हैं वो समस्याएं आज भी जारी हैं। बिल्कुल। और उन्हीं का समाधान एक सिविल सर्वेंट को खोजना भी है जब वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर बन के जाए, चाहे एक आईपीएस ऑफिसर बन के जाए। सर, एक चीज़ इसके अंदर ये है कि आपने जैसे थिंकर्स का नाम लिया, आप उसके ऊपर हमारी बात हुई कि ओवरलैप होता है और उसका समाधान क्या है, लेकिन इन थिंकर्स से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आती हैं।
जो शायद बच्चे के लिए जो ये सोचता है कि मैं सेल्फ स्टडी करके उनको कवर कर लूँ, बड़ा मुश्किल होता है। तो आप किस तरीके से इसको अपने सिलेबस में या पढ़ाने के दौरान इनको शामिल करते हैं इन बुक्स को? थिंकर्स को लेकर तो मैं यही बात कहूँगा, जब भी आप किसी के थॉट को पढ़ते हैं तो लेस रीडिंग मोर अंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी एक किताब पकड़ लें और उस किताब के सहारे और किसी एक टीचर को भी सहारा बना लें और बहुत कम में चीज़ों को समझा जा सकता है। एक बात तो ये है, जैसे मैं सजेस्ट करूंगा, हाईली रिकमेंडेशन है मेरा कि राजनीति सिद्धांत पे एक किताब आती है, दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर्स ने लिखा है। मुझे पब्लिकेशन ने कोई भी स्पॉन्सर वगैरह नहीं किया है, मैं पूरी ईमानदारी से ये बात बोल रहा हूँ। राजीव भार्गव सर की और अशोक आचार्य सर की किताब है। तो इस तरह की एक किताब, दूसरी भी किताब ले सकते हैं। तो एक किताब कोई पतली सी ले लें और उसके आधार पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ऑप्शनल में वैभव जी एक बहुत बड़ा एक क्या है क्लू है। जैसे बच्चे पूछते हैं कि ऑप्शनल क्यों लें क्यों लें क्यों लें, मैं कहता हूं कि बस ऑप्शनल का एक ही जवाब है या 3 जवाब है, टीचर टीचर टीचर। अगर टीचर के साथ आपको मज़ा आ रहा है तो सब्जेक्ट के साथ भी मज़ा आएगा। अगर टीचर के साथ आपने तालमेल बिठा लिया, आपने एक भरोसा बना लिया कि ये टीचर हमें 6-7 महीने में ऑप्शनल कराएगा और इस टीचर के पास इतना गट्स, इतना कैपेबिलिटी है, इतना एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करा देंगे, तो वो फिर क्या है, बहुत रास्ता क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और बहुत सारे रिसोर्सेस को कंसल्ट करने से यूपीएससी वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब इसमें सर ये फिर मैं घूम के वहीं पे आता हूँ, क्या सेल्फ स्टडी से पीएसआईआर ऑप्शनल कवर करना पॉसिबल है? सेल्फ स्टडी से वो बच्चे कवर कर सकते हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड है। ओके। जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, मतलब उसमें मुझे डर ये है कि उनको कवर करने में क्या है, हो सकता है कि कुछ चीज़ों को इवेलुएट करके ट्रायल और एरर मेथड से टाइम लग जाए। कर तो सकते हैं लेकिन समय बहुत लग जाएगा, और समय सबसे बड़ा रिसोर्स है यूपीएससी में, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि टीचर कई बार इस बात को हाईलाइट करता है कि फोकस किस पे करना है। बहुत सारी बातें किताबों में दी गई हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि फोकस किसको करना है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि हम लोग सीएजी पढ़ाते हैं। सीएजी जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि भाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, लेकिन ऑडिट जो एक मारवाड़ी कंपनी में मुनीम जी करते हैं, ऑडिट एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, और जो ऑडिटर की पोस्ट होती है गवर्नमेंट में, बैंक ऑडिट करते हैं, इसकी तुलना में सीएजी बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सीएजी परफॉर्मेंस को ऑडिट करता है और अपनी खुद वेबसाइट पर उसने ये दिया है। तो किसी भी चीज को समझने के कुछ क्या है पॉइंट्स होते हैं। जैसे ताला होता है, ताला खुलता एक ही जगह से है। तो टीचर का काम यही है कि वो थिंकर्स और थॉट के जो ताले हैं ना, उनको मास्टर की लगाकर खोल दे और बच्चा फिर खुद से सोचने भी लगे, एनालाइज भी करने लगे, उसके लिए चीजें आसान हो जाए। तो ये सर इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा क्लास में जाके पीएसआईआर पढ़ रहा है तो उसके लिए सहूलियत ये हो जाती है कि राइट गाइडेंस के थ्रू एक मिनिमम टाइम में वो पीएसआईआर ऑप्शनल ख़त्म कर सकता है। हाँ। सर इसके अंदर एक और चीज़ है, क्या पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए, हालांकि आपने जैसा बोला कि जिनका बैकग्राउंड है वो खुद से पढ़ सकते हैं, क्या पीएसआईआर ऑप्शनल लेने के लिए किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है? इसका मैं एक सामान्य उत्तर दे रहा हूं कि पूरी यूपीएससी की तैयारी की जर्नी में, सिविल सर्विसेज की जर्नी में, यूपीएससी का डेटा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के 62% स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। और यूपीएससी के अपने रिपोर्ट के लैंग्वेज में मोस्टली दे आर क्रॉस डोमेन मूवर्स। वो अपने मतलब अपने बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को यूपीएससी में मुख्य मेंस में नहीं रख रहे हैं। तो बैकग्राउंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर हम डेटा देखें तो है ही नहीं भाई, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आए हैं, सिविल इंजीनियरिंग करके आए हैं, या फिर आपने आईटी से किया है और आप उसके बाद क्या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले रहे हैं, आप सोशियोलॉजी ले रहे हैं, पीएसआईआर ले रहे हैं, ज्योग्राफी ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो बैकग्राउंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज नाम की चीज़ जो है यहाँ काम नहीं करती है। और
अगर किसी ने पीएचडी किया है तो निश्चित रूप से उसको अपने बैकग्राउंड का एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज सब लोग बराबर हो जाते हैं। और यूपीएससी बहुत ही क्या है, यूटिलिटी बेस्ड और बहुत अप्रोच का एग्जाम है। तो यूपीएससी अच्छे अच्छे जो इस यूनिवर्सिटी के जो मास्टर डिग्री लेकर आए हुए लोग होते हैं, वो भी यूपीएससी वाले पीएसआईआर के जो प्रश्न है ना, उनको करने के लिए थोड़ा उनको एफर्ट करना पड़ता है। तो एक अप्रोच है सर्टेन टाइप का, उस अप्रोच को अगर हम जान लें, सीख लें, तो बैकग्राउंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है वो काउंट नहीं करता है। सर, पीएसआईआर ऑप्शनल जो है वो जीएस में कहाँ ओवरलैप करता है? चारों पेपर्स में पीएसआईआर ऑप्शनल जो है वो कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि तुम इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हो, तो वही है कि भाई अगर राजनीति विज्ञान जो है जिंदगी की कहानी है, तो फर्स्ट पेपर में मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट पेपर में जो मॉडर्न इंडिया है वो आईजीपी में नेशनल मूवमेंट में आपको पढ़ना, मतलब पीएसआईआर में भी पढ़ना है। कॉन्टेम्पोररी इंडिया हिस्ट्री का पार्ट, और वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में सोशलिज्म मार्क्सिज्म, उधर हमें आइडियोलॉजीज में पढ़ना है। तो अगर हम लोग हिस्ट्री सेगमेंट के साथ देखें तो यहाँ पर एक क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है या कुछ कॉमन है। सोसाइटी वाले भी पार्ट में वैभव जी जो क्षेत्रवाद है, जो संप्रदायवाद है, ये सब बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़े जाते हैं। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें भी पढ़ा जाता है, आईजीपी में भी थोड़ा पढ़ा जाता है। तो इंडियन सोसाइटी वाले पार्ट में भी महिला मुद्दे जो हैं जितने हैं, पीएसआईआर में पूरा एक टॉपिक है। तो फर्स्ट पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ, और जहाँ पर एक दूसरे से हेल्प मिलती है। अगर आप जीएस में स्ट्रांग हैं तो पीएसआईआर में हेल्प मिलेगी, अगर आप पीएसआईआर में इस सेगमेंट में बहुत स्ट्रांग हैं तो आपको ऑटोमेटिकली क्या है, जीएस में हेल्प मिलेगी। जीएस पेपर 2 तो पूरा पीएसआईआर के नाम है, वो पूरी रजिस्ट्री की हुई है उसके नाम, और 150 सवाल उसके 150 नंबर की जो पॉलिटी है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, ये तो दोनों सीधे सीधे करता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, तो इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नेंस के जो क्वेश्चन यूपीएससी 2013 से पूछ रही है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है, मतलब हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। तो यूजीसी की जब तैयारी करते हैं बच्चे पॉलिटिकल साइंस से, तो वो वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग एक सेक्शन पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी, और इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस जो है खुद ही जो है, जो सोशल जस्टिस के थिंकर्स हैं, जैसे जॉन रॉल्स सोशल जस्टिस के बहुत बड़े थिंकर हैं, और सोशल जस्टिस यहाँ पर पूरा एक पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें कुछ ऐसे सेगमेंट है जहाँ सीधे पीएसआईआर की चीजें आपस में क्या है, बिल्कुल कॉमन है। कुछ ऐसा है जहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करती है, एक दूसरे को हेल्प करती हैं। थर्ड पेपर में जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, तो पीएसआईआर में मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाए जाते हैं। और जो सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, वो पीएसआईआर में पढ़ा जाता है, उसका पार्ट रहा है। और इकोनॉमी में भी जो 5 ईयर प्लान से लेकर जो नीति आयोग और ये सब जो चीजें हैं, वो सब भी क्या है, कॉमन है। जहाँ तक फोर्थ पेपर की बात है, तो फोर्थ पेपर में जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं और जो इंडियन थिंकर्स आपको पढ़ने हैं, फिलोसफर्स जो पढ़ने हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु इथिक्स में भी पढ़ने हैं, इसके साथ ही कांट को इथिक्स में भी पढ़ना है, इधर भी आपको जानकारी रखनी है, और कुछ तो एकदम सिलेबस में मेंशन है। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जो जीएस में क्या करता है, हेल्प करता है। और इसीलिए 2013 के बाद ये मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शनल्स में से एक हो गया। पहले ये थोड़ा 2013 के पहले लेंदी कंसीडर किया जाता था, लेकिन 2013 के बाद जब चीज़ें चेंज हुई तो ये बहुत लोकप्रिय एक वैकल्पिक विषय के रूप में उभर कर सामने आया है। तो बहुत अच्छे एक सर, इसमें जैसे आपने बताया कि लगभग चारों पेपर के अंदर ओवरलैप करता है, तो दोनों की आंसर राइटिंग में, मान के चलिए मैं पीएसआईआर की आंसर राइटिंग कर रहा हूँ और जीएस की आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट करना पड़ता है? एक है ना कि जब हम जीएस में आंसर करते हैं
तो हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब फोर्थ पेपर को छोड़ दें तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में नॉर्मली जो अप्रोच रखा जाता है वो है कि हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं कि इन्होंने ये बात कही। फोर्थ पेपर में तो नाम देकर जीएस पेपर फोर्थ में पूछा जाता है, तो वहां पर हम लोग कहते भी हैं कि आप अगर नोलन का नाम लेना चाहते हो, गांधी का नाम लेना चाहते हो, प्लेटो का नाम, तो आप नाम लीजिए। नाम लेने से वजन बढ़ जाता है बातों का, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ किसी से कि बेटा मारपीट मत करो तो उस पर असर कम होगा, और मैंने ये कह दिया कि महात्मा गांधी मुझे समझा कर गए हैं, हमें समझा कर गए हैं कि हिंसा से दूर रहो, तो थोड़ा असर क्या है, बढ़ जाता है। जो पीएसआईआर में आंसर राइटिंग है उसमें हम थिंकर्स का और इसके साथ ही जो सिद्धांतकार है ना उनका नाम मेंशन कर रहे हैं, तो हमारी बात में क्या आ जाता है, वजन आ जाता है कि ये बात रजनी कोठारी ने कही है, ये बात जोशुआ गोल्डस्टीन ने अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक में कही, या राजीव सीकरी ने ये बात क्या है कही है। तो इस तरह से क्या है चलता है। सर जैसे मेंस में हमेशा एक कंसर्न रहता है आंसर राइटिंग का, और ऑप्शनल में भी रहता है कि मैंने ऑप्शनल पढ़ लिया है, मैं लगातार आंसर्स भी लिख रहा हूँ लेकिन मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ रहता है। तो इस कंसर्न को आप दूर करने के लिए क्या करते हैं अपनी क्लास में कि आंसर राइटिंग बच्चे का इम्प्रूव हो जाए ताकि उसको एक ठीक ठाक मार्क्स आ जाए अगर वो मेंस देगा तो? देखिए, आंसर राइटिंग को बच्चे को कभी भी केवल एक स्किल के रूप में नहीं लेना चाहिए। जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कोई स्टूडेंट उतरता है तो कई बार वो ये सोचता है कि वो लिख नहीं पा रहा है, वो उसकी स्किल की प्रॉब्लम है। नहीं, वो उसके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, वो उसके अप्रोच की प्रॉब्लम है। अगर हम टॉपिक पढ़ते समय जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर जो एक टॉपिक को लेकर डायमेंशंस बनते हैं और जो एक टॉपिक को लेकर एक पूरा अप्रोच बनता है कि हमें किससे कैसे इसमें आगे लीड करना है, अगर उसके आधार पर तैयारी किया जाए तो आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल स्टूडेंट के साथ एक हाल के वर्षों में एक बहुत प्रॉब्लम आ गई है कि वो इंटीग्रेटेड अप्रोच से, होलिस्टिक अप्रोच से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। वो बहुत पिसिमल अप्रोच से एक सीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी जो उनको छत पर ले जाएगी, कामयाबी की छत पर ले जाएगी, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमेशा आंसर राइटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है। और किसी को अगर लिखना नहीं आता है लेकिन वो जानता है तो हम लोगों के सामने आएगा तो उसे 3 दिन में लिखना सिखा देंगे, लेकिन वो जानता तो है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह का आजकल बहुत ज़्यादा माहौल हो गया है, तो बच्चे कई बार ये सोच ही नहीं पाते कि टेस्ट सीरीज उनके पढ़ाई का ही क्या हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं प्लेटो का कोई टॉपिक तैयार कर रहा हूँ और उसमें मुझे 26-28 तरह के प्रश्न हैं, तो अगर मैं उसको पढ़ते समय मैंने उन प्रश्नों के पर्सपेक्टिव से टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैं अगर आंसर राइटिंग के लेवल पर जाऊँगा तो मैं तो निराशा एक अपने मन में पैदा करूँगा ही करूँगा। तो मुझे लगता है कि वो लिखने की समस्या नहीं है, वो दरअसल तैयारी की समस्या है। तो सर मतलब क्लास में PYQ के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके साथ ही आप कितना मतलब क्वेश्चंस के थ्रू कवर करवाते हैं कि बच्चा मतलब ऐसा हो कि इतना क्वेश्चंस उसने लिख लिया है कि हॉल में जाएगा तो कलम तो एटलीस्ट नहीं रुकेगी? वैभव जी, मेरी तो पूरी जो मतलब और भी टीचर्स इसको करते हैं, जितने भी बड़े टीचर्स हैं सभी करते हैं, या तो आंसर को वो बाद में लेते हैं या साथ में ले लेते हैं। मैं तो साथ में लेकर चलता हूँ, और टॉपिक शुरू से ही क्या है PYQs के अप्रोच के बेस, क्योंकि मान लीजिए कि मैं सार्क पढ़ाने जा रहा हूँ, सार्क पे हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि सार्क में कई दिक्कतें हैं और आप लोग तो सभी जानते ही हैं आतंकवाद की अपनी समस्या है, और जो 2016 में उरी का हमला हुआ तो उसके बाद भारत ने कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे सार्क शिखर सम्मेलन में, हम भी मिस्टेक को काम करते हैं। तो जब मैं आंसर में ले जाऊंगा तो मैं ये लिखूंगा कि सार्क को लेकर 2 प्रकार के उपागम हैं। एक है कि सार्क के साथ कई दिक्कतें हैं, दूसरा है कि जब कोरोना आया तो हमने ये देखा कि सार्क जो है उसके 7-8 जो देश हैं उनको बुलाकर मोदी जी ने वर्चुअल मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद ये कहा कि कोरोना को मिलजुल कर लड़ते हैं, और बहुत जल्दी ही मिलियंस डॉलर क्या है कलेक्शन कर लिया गया। तो हमारा अप्रोच टॉपिक को लेकर क्या होना चाहिए, सार्क को लेकर समस्याएं भी हैं, सार्क को लेकर संभावनाएं भी हैं। अगर ये टीचर ने खोल दिया शुरू में, बच्चे के सोचने की खिड़की को खोल देना, ये हम जो मतलब जो हम लोग ओल्ड स्कूल वाले टीचर्स जो हैं उनका सबसे पहला ये मतलब कि बच्चे की कॉन्शियसनेस को जगा दें।
कि उसको ज़रूरत क्या है। और जो भी बड़े टीचर्स हैं उनका मतलब यही है कि भाई कोच का क्या मैं भाई, आप देखिए गौतम गंभीर KKR में गए, कुछ मंत्र तो फूका उन्होंने ना, सुनील नारायण से कैसा उन्होंने काम करवा लिया। श्रेयस अय्यर बेचारा जो है दिल्ली की कैप्टेंसी छोड़कर, और उसको कैप्टेंसी मिली नहीं, उस दूसरे को पंत को कैप्टेंसी दे दी गई, उस पर नाराज होकर अगला कोलकाता चला गया। लेकिन मेंटोर की तो भूमिका है ना, डेफिनेटली सर। मेंटोर ही तो काम लेता है। तो कोच का काम क्या है, बच्चे में जो पोटेंशियल्स है ना उनको बस एक्चुअलाइज करा ले। आपने बोला ओल्ड स्कूल टीचर्स, मैं कहूँगा एक्सपीरियंस टीचर्स ज़्यादा बेटर वर्ड नहीं, ओल्ड स्कूल टीचर्स का है कि कई बार ये है कि इसको अलग करो उसको अलग करो। हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, एक परफेक्ट अगर बच्चा हमने बना दिया तो उसके सब सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे और वो उस अप्रोच से क्या है काम करेगा। सर मतलब जैसे कि अगर मेरे को PSIR पढ़ना है या मैं आपके पास आने से पहले एक बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ, तो क्या कुछ बुक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो एक बच्चे को पढ़ लेना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि एकदम आनंद से तैयारी करें। संविधान सीरियल राज्यसभा पे आया था, वहाँ से शुरुआत करें। महात्मा गांधी पर जो रिचर्ड एटनबरो वगैरह की मूवीज बनी है, प्रधानमंत्री सीरियल देखें। और NCERT गागर में सागर है, कक्षा 11 की NCERT भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसको 2-3 बार पढ़ लें। और BBC हिंदी न्यूज़ देखते रहें, अखबार पढ़ते रहें, और ज़िंदगी को ज़्यादा गंभीरता से न लें। कि जैसे क्या है कि हम लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल साफ स्वच्छ स्लेट मिल जाए जिस पर कोई अक्षर नहीं लिखा है तो हम अक्षर लिख देंगे। लेकिन पहले से प्रीजुडिस्ड अगर बच्चा आ गया, प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आ गया, पॉजिटिव निगेटिव थॉट्स लेकर आ गया कि ये ब्लैक एंड ये व्हाइट है, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। और ज़्यादातर ये दिक्कत क्या होती है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे तो ब्लैंक होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं होता है। जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के साथ आते हैं कि BA में उन्होंने इस सब्जेक्ट में ऐसा किया था, ऐसा था, वैसा था। और धारणाओं का बाजार भी है। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, भाई वहाँ पे जब भी जैसे 16 जून का पेपर होगा तो पहले दिन कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाएगा, 2-3 दिन मिलाने के बाद कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो जैसे शेयर बाजार में परसेप्शन चलते हैं वैसे इधर भी परसेप्शन चलते हैं। तो उनसे बच जाएं, परसेप्शन से बच जाएं, अपनी ग्राउंड रियलिटी को क्या है समझें। तैयारी दरअसल क्या है, बहुत भीतर से एक विद्यार्थी को तोड़ती भी है, क्योंकि अपने भीतर के पोटेंशियल्स को जगाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। जो मुझे विषय पसंद नहीं वो भी पढ़ना है, तो भीतरी एक लड़ाई भी होती है। उसमें अच्छे टीचर्स, अच्छे मेंटोर्स हेल्प करते हैं कि नहीं तुम्हें तो ये करना ही है, पसंद नापसंद से ऊपर उठना है, सफलता अगर लेनी है, कामयाबी लेनी है, तो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक जो चीज़ें होती हैं वही करें। बाकी जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो तो टीचर क्लास में करवाते हैं, या जब हम एडवांस बुक्स पढ़ते हैं तो एक लेवल होता है, वहाँ पर पहुँचकर हम करते हैं। सर PSIR ऑप्शनल, हालांकि आपने पहले ही कहा कि ये बेसिकली जीवन को समझने वाला एक विषय है, तो क्या PSIR ऑप्शनल आपके सिलेक्शन के बाद भी, चाहे आप किसी भी सर्विस को ऑप्ट करें, उसकी क्या भूमिका रहती है वहाँ पे? पहली बात तो है कि इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने वाले किसी भी कैंडिडेट को, सिलेक्ट कैंडिडेट को, अगर उसने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है तो ये इमिनेंसली क्या करियर में भी हेल्प करती है। मतलब केवल सिलेक्शन में ही नहीं, करियर में भी हेल्प क्या है करती है। और आज के 6 महीने की बाद दुनिया कैसी होगी ये एक ब्यूरोक्रेट को जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने कह दिया था कि बहुत मुश्किल समय आने वाले हैं, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो समझदार आदमी के लिए सारा काफ़ी है। तो बहुत बार हमें ऐसी इंसाइट्स भी मिल जाती हैं। और एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं तो इससे भी हमें हेल्प मिलती है। कई बार हम पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ही क्या है कि नफरत वाली बातें रख लेते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबल है। तो अगर सही अप्रोच है तो बच्चा उसको एंजॉय भी करता है कि ये तो होगा ही। पॉलिटिकल मास्टर्स अपने को सफल बनाने के लिए लोगों के सामने बहुत सारे मुद्दे उछालेंगे, लोगों को लामबंद करेंगे। तो लाइफ को लेकर, करियर को लेकर भी एक बहुत दुरुस्त क्या है अप्रोच मिलता है। और थिंकर्स के बगैर जो है कोई भी समझ उतनी अच्छी होती नहीं। तो होता क्या है कि लाइफ को लेकर भी बहुत क्या है, हमारा जो अप्रोच होता है थोड़ा बैलेंस्ड हो जाता है। एक बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी थे, उनकी बेटी जो है वो गुजर गई और उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
तो पूरी दुनिया वो घूमे। पूरी दुनिया घूमने के बाद उनको मदद मिली महात्मा बुद्ध से, और महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको बाहर करने में क्या है हेल्पफुल रहे। तो हमारा लाइफ को लेकर जो अप्रोच है वो अप्रोच जो बहुत बड़े बड़े लोग थे वो बता कर गए कि भाई लाइफ को लेकर ये अप्रोच आपका होना चाहिए। नौकरी ही सब कुछ नहीं है, नौकरी से भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लाइफ का पार्ट है ये। तो ये सब चीज़ें हमें क्या सीखने को मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक साइंस बैकग्राउंड की कंपैरिजन में जब बच्चा इस विषय को पढ़ लेता है तो बहुत अच्छा क्या हो जाता है। ऑप्ट करने का सोच रहे हैं उनके लिए कोई ट्रिक्स या टिप्स जो आप शेयर करना चाहें? मैं यही कहूँगा कि सारे टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लें और उन क्वेश्चंस को जैसे क्लास 10th में उन्होंने अभ्यास किया था ना डर डर के, वैसे ही सारे क्वेश्चंस के सिनॉप्सिस बना डालें जिनको 2024 में मेंस लिखने जाना है। और मेरा विचार है कि हम लोग एक अपने सेंटर पर, मुखर्जी नगर सेंटर पर एक टेस्ट सीरीज अदर इंस्टीट्यूट के भी बच्चों के लिए भी क्या है लॉन्च करेंगे, और उसमें रिफाइंड करने का मौका भी मिलता है। क्योंकि मुख्य लड़ाई क्या होती है कि हम सोचते क्या हैं, जैसा हम सोचते हैं फिर वैसा फिर हम करने लगते हैं। तो हमारी डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हम कहाँ पर क्या है, किस चीज़ को क्या है पढ़ना समझना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो एनसीईआरटी से भी हम सीख जाते हैं। तो मेरा तो यही है कि बहुत बेसिक चीज़ों को करें, आंसर राइटिंग वाली चीज़ों को करें, और आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे करें। नए क्वेश्चंस बहुत मतलब जो होते हैं बहुत प्रोबेबल होते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पुट किया जाएगा। तो वो जैसे कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ONOE पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। अब हमें तैयार रहना है कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, कौन कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको बदलने के लिए राज्यों के भी सहमति की जरूरत हो। तो ये सब बातें हैं। सर, अगर किसी बच्चे को आपका PSIR ऑप्शनल ज्वाइन करना है तो नया बैच आपका कब से आ रहा है सर? 3 जून से दिल्ली में मुखर्जी नगर सेंटर ऑफलाइन जो है वो हम लोग ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं तो आमंत्रित करूंगा देश भर के बच्चों के, चाहे कहीं भी पढ़े लिखे हों, वो आएँ 2-3 क्लास करें, और अगर उनको अच्छा लगेगा तो आगे की जर्नी वो साथ में कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो भी कुछ चीज़ें सीख कर जाएंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी कुछ जानकारी मिली आपसे PSIR ऑप्शनल के बारे में। ठीक, थैंक यू। ठीक है, नमस्कार बच्चों।